अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पहले हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न पे सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने होते थे, राजनीतिक भिड़ंत होती थी। लेकिन समय के साथ हमारे ऐसा प्रतीत होता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज में भी परिवर्तन आया है और अब सत्ता पक्ष विपक्ष बाद में लड़ेंगे, पहले विपक्ष और चुनाव आयोग आपस में लड़ता है। इन दिनों एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में शुरू क्या हुई, उसके बाद से लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक जो घमासान मचा हुआ है उसका अंतिम हल अभी तक नहीं निकला। इसमें धमकियां भी हैं, चेतावनी भी है, चुनाव आयोग के पलटवार भी हैं, काफी कुछ है इस बार के चुनाव में। आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, आप सब देख रहे होंगे कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष पुनरीक्षण गहन जो अभियान मतदाता सूची को लेकर है, वो एक अलग ही मुकाम पर पहुंच चुका है। और इसमें सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं है, इसमें धमकी भी है, चेतावनी भी है, बहिष्कार भी है, लोकसभा चलने भी नहीं देना है और विधानसभा भी बाधित है। पटना से लेकर दिल्ली तक जो हाहाकार मचा हुआ है वो देखने योग्य है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, रिपोर्ट दर रिपोर्ट आ रही है। एसआईआर की प्रक्रिया पर विपक्ष गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है और आज तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर एसआईआर सुधारा नहीं गया तो हमारे पास इस बात का विकल्प सुरक्षित है कि हम चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। राष्ट्रीय जनता दल बिहार का प्रमुख विपक्षी दल है, अगर वो ही चुनाव में नहीं रहेगा तो फिर चुनाव किस बात का? मसला बड़ा है। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में आप पारदर्शी हैं, निष्पक्ष हैं, ये कागज पर भी होना चाहिए और वो उतना दिखना भी चाहिए। जितना जरूरी न्याय होता उतना जरूरी न्याय होते हुए दिखाई भी देना जरूरी है। लिहाजा अपोजिशन के इस इशू को ओपनली विद एविडेंस विद फैक्ट आयोग को क्लैरिटी रोज के रोज देनी चाहिए। वैसे उनकी तरफ से स्टेटमेंट आते हैं, लेकिन उन बयानों से अपोजिशन संतुष्ट नहीं है। बिहार की विधानसभा में जो कुछ चल रहा है पिछले 3 दिनों से, उस सब के आप सब गवाह हैं। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच गाली गलौज से लेकर हंगामे से लेकर प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने से लेकर सब कुछ चल रहा है और ये बड़ा अभूतपूर्व है। और इससे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात भारत की संसद लोकसभा में है, जो चल नहीं पा रही है। क्यों नहीं चल पा रही है? वहां 2 प्रमुख मुद्दे हैं। एसआईआर का मुद्दा तो है ही, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की अलग से मांग है। संसद सत्र चल नहीं पा रहा है, सरकार भी किंग आराम से बैठी हुई है कि करो हंगामा, हमें तो जवाब नहीं देना, या देना भी है तो पहले शांति बनाइए। यानी ये सिचुएशन दोनों के लिए सुखद है, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के लिए। जब सदन चलेगी नहीं ना तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा और नई फर्ट करना पड़ेगा। हंगामा बेहद आसान रास्ता है, लेकिन विपक्ष के पास और बचा क्या है ये करने के अलावा? उनकी भी मजबूरी है। राहुल गांधी ने आज एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है और सिर्फ गंभीर आरोप नहीं लगाया है, बल्कि चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है, थ्रेट वार्निंग भी की है, धमकाया भी है, आगे ठीक कर देंगे। कब? जब सरकार में होंगे। तो हुआ क्या है? राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव चोरी किया जा रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव का वो एविडेंस देते हैं और उन्होंने कहा कि कर्नाटक की एक सीट पर उन्होंने तथ्य के साथ, आंकड़ों के साथ चोरी पकड़ी है। सही समय पर सारे तथ्य सामने रखेंगे कि किस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव में भारी गड़बड़ी की गई थी। एक सीट का भी वो जिक्र करते हैं और चुनाव आयोग पर ओपनली आरोप लगाते हैं। हालांकि आयोग की तरफ से पलटवार हुआ, जवाब दिया गया, ये सब बातें हैं, लेकिन उन बातों के बीच विपक्ष अगर अंपायर पर ही आरोप लगाएगा कि आप बल्लेबाज के साथ मिले हुए हो, तो फिर बात गंभीर हो जाती है। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में बहुत सी चीजें लिहाज पे चलती हैं, बहुत सी चीजें विश्वास के आधार पर चलती हैं। अगर विश्वास और लिहाज इस डेमोक्रेसी से गायब हुआ तो जनता का भरोसा उठने में कितना वक्त लगेगा? इस बात का आकलन सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, रेगुलेटर्स, अंपायर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सभी को करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस दिन
जनता का विश्वास उठ गया, बहनों भाइयों, वो लोकतंत्र का अंतिम दिन होगा। इसलिए मैं सभी से इस बात को कहता हूं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, कि ये लोकतंत्र हमें आसानी से नहीं मिला। 1000 साल की मुसलसल गुलामी झेलने के बाद हमें लोकतंत्र मिला है। हमारे आपके बाप दादाओं ने, पुरखों ने अपना खून दिया है, अपनी जिंदगियां कुर्बान की हैं, पीढ़ियां कुर्बान हुई हैं, तब हमें ये लोकतंत्र मिला है। हमें आज इसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं, लेकिन 70 साल पहले जिन लोगों ने जिया है उनसे पूछिए डेमोक्रेसी क्या होती है। इसलिए हमें मूल्यवान चीज है और बहुत ही फ्रिंज एलिमेंट है, बहुत ही टूटने वाला विषय है। तो लोकतंत्र हमको बहुत ही संभाल कर रखने की जरूरत है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि बस आए और गए। डेमोक्रेसी पर जनता का विश्वास हमेशा अटूट रहना चाहिए। मैं चाहता हूं समग्रता के साथ आज पूरे घटनाक्रम को आपको इस खबर के जरिए दिखाऊंगा, उसके बाद इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। ये तस्वीरें संसद भवन के बाहर की है। एसआईआर के मुद्दे पे दिल्ली से पटना तक सियासी बवंडर मचा है। विरोध की आवाज बुलंद करने के लिए सोनिया गांधी विरोध में शामिल हुई तो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे डाली। हाथों में बैनर और पोस्टर, मोदी सरकार होश में आओ, संविधान को मत मिटाओ के नारे। राहुल गांधी अखिलेश यादव में बढ़ती सियासी दोस्ती। पटना में सदन में तेजस्वी यादव ने आयोग के इकबाल को ललकारा तो पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। जन स्वराज पार्टी भी सियासी मसले में विरोध में कूद पड़ी। बिहार विधानसभा में बात लात घूसों तक पहुंच गई। कोई ब्लैक शर्ट में सदन में विरोध कर रहा तो कोई ब्लैक पटका डाले एसआईआर के खिलाफ खड़ा है। बीजेपी नेता बैकफुट पर है। आयोग तमाम सफाई दे रहा लेकिन कोई काम न आई। एसआईआर के मुद्दे पे बिहार से दिल्ली तक इंडिया गठबंधन की एकजुटता साफ दिख रही। चुनाव आयोग को घेरने के लिए सोनिया और राबड़ी को मैदान में आना पड़ा। विरोध तेज हुआ। राहुल गांधी सबूत होने का दावा कर रहे, तेजस्वी जेडीयू नेता के साथ होने का हवाला दे रहे। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को सफाई दे रहा। विपक्ष एसआईआर को संविधान विरोधी बता रहा। अब एसआईआर का मुद्दा आयोग वर्सेस विपक्ष नहीं बल्कि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन हो गया है। सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसके दम पर वो चुनाव आयोग को गलतफहमी में न रहने की चेतावनी दे रहे। 23 जुलाई को खड़गे और संजय सिंह ने नियम 267 के तहत एसआईआर पर राज्यसभा में नोटिस देकर चर्चा की मांग की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसी बात पे हंगामा बढ़ा तो बिहार से लेकर दिल्ली तक हंगामे की तस्वीरें भी आई। अब चर्चा नहीं हुई तो सबूत देखने दिखाने की बात शुरू हुई। दरअसल विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर संविधान से कहानी को जोड़कर विधानसभा चुनाव में मोदी नीतीश की जोड़ी को कड़ी टक्कर देने की तैयारी में है। एसआईआर का मुद्दा सत्ता की चाबी बन गया है। बीजेपी को विपक्ष ललकार रहा, अगर पटना की कुर्सी में कोई धांधली हुई तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। सियासी तौर पे ये तस्वीरें क्या कहती? सोनिया गांधी का विरोध में शामिल होना, विपक्ष में बढ़ती एकता क्या बीजेपी के लिए परेशानी नहीं? Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है अब पॉलिटिकल पार्टी का टूल बन गया है। अब पूरे तरीके से सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से लगातार जो है वोटों की चोरी कराने में लगे हुए हैं। पहले होता था वोटर्स जो थे वो सरकार को चुनते थे, अब सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। क्या सबूत सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा? क्या चुनाव का बहिष्कार होगा? सुधार पे सुलगी सियासत का अंजाम क्या होगा? आज द डिबेट में सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली पटना की लड़ाई संविधान सुप्रीम कोर्ट तक आई। क्या सबूत दिखाएंगे राहुल? चुनाव बहिष्कार का होगा ऐलान? चुनाव आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव करवाना लोकतंत्र की नींव। सवालों के डर से मृत प्रवासी फर्जी विदेशी वोटर्स के नाम पर क्या फर्जी चुनाव होने दे?
तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़ रहे हैं, मनोज लाल मनु जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं, और संजय वर्मा बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकार, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के महासचिव हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राहुल आनंद जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप सिर्फ विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं? क्या एसआईआर की जो प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी को कबूल है, और क्या आप ऐसा मानते हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है? वर्गीय जी, आज जो विपक्ष की जो स्थिति हो गई है वो एक पुराने सरगुन की तरह हो गई है कि चले थे कहां, जाने के लिए जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारे देश के ऊपर कभी कोई संकट आया है या कोई प्रश्न उठाने की जब भी बातें आई है तो विपक्ष हमेशा कंफ्यूजन के दौर में रहा है। कैसे रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक ऐसा वक्त भी आया था हमारे देश के ऊपर जब पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ था और माननीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि आप जब सदन चला तो उन्होंने कहा कि आप तीखे प्रश्न करके आप हमसे पूछिए, सरकार आपके जवाब देने को तैयार है। लेकिन उस समय हमारा विपक्ष पेगासस में उलझा हुआ था। ठीक उसी तरह अगर हम देखें तो आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, इसके पहले जब भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठते थे या हमारे आरजेडी के साथी बैठते थे तो अक्सर महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा बनाया करते थे। लेकिन पिछले एक महीना से इन लोगों ने एसआईआर को मुद्दा बना लिया है। लेकिन ये शायद अपने आप को नोकिया फोन की तरह अपडेट करना भूल गए हैं। मैं इसके पीछे का तर्क आपको बताता हूं। कल का एक लेख छपा था, उस लेख का आर्टिकल, उसका जो शीर्षक था वो था डेमोग्राफिक रिकंस्ट्रक्शन एंड इलेक्टोरल रोल इन्फ्लेशन, यानी कि एक ऐसा लेख जिसके अंदर एक अध्ययन के तहत पे बताया गया था कि हमारे बिहार राज्य में कितने वोटर हैं और क्या समस्या आ रही है। उसके तहत अगर जाने तो आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उस लेख के तहत लगभग 77 लाख अवैध लोग, मेरे कहने का तात्पर्य यह है वो ऐसे लोग जिन लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पे नाम है। जैसे कि अगर मैं पटना में रहता हूं, पटना से सटे जिला अगर वैशाली की बात कर ले, जहानाबाद की बात कर ले, ऐसे लगभग 5.76 लाख लोग पाए गए हैं। साथ ही अगर बात करें 35 लाख लोग ऐसे, ये आंकड़ा परेशान और हैरान करने वाला है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही 35 लाख लोग ऐसे निकले जिनका पता तो था लेकिन वो अपने पते पर नहीं पाए गए। इसका तात्पर्य यह था कि हेर फेर कर गलती से उनका वोटर आईडी कार्ड बनाया गया था। 12,55,620 मतदाता ऐसे मिले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। साथ ही आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि 17,37,336 मतदाता अस्थायी रूप से उस जगह को छोड़कर चले गए थे। अगर इन सारे चीजों को जोड़ा जाए तो लगभग 77। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि इसी डेटा के दम पर और इन्हीं मृतक या शिफ्टेड हुए लोगों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा के चुनाव में इतनी मैसिव विक्ट्री और आपके सहयोगी दलों ने की। क्या ये मृत लोगों ने आपको वोट दिया था? क्या शिफ्टेड लोगों ने वोट दिया था? यह अचानक आपको साल भर के बाद कैसे इल्हाम हुआ कि ये 77 लाख वोटर्स बिहार में फर्जी है? अगर ये फर्जी हैं तो आपको मिले वोट भी उतने ही फर्जी थे। वर्गीय जी, निश्चित तौर पे आपका प्रश्न काफी अच्छा है। इसका अगर प्रश्न दे तार्किक रूप से तो मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपने घर की सफाई करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी, अगर आप मुखिया हैं तो आपको इसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ता है, यानी कि दीपावली का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप कभी भी अपने घर की सफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग संविधान को लाल किताब समझकर एक पॉकेट डिक्शनरी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एक हिंदी फिल्म में एक दिखाया गया था, उसमें बताया जाता था दुग्गल साहब को, आप लच्छेदार भाषा का इस्तेमाल करके मुख्य मुद्दे से ना भटकें राहुल जी। मुद्दे पर आए कि लोकसभा में क्या आपको फर्जी वोट मिले थे, उनके दम पर आपने? मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, मैंने क्यों कहा इस चीज को कि उस लाल किताब के मैंने जिक्र करने के पीछे का मेरा तर्क यही था कि वो उसको पलट कर शायद वो चैप्टर, यानी कि 15वां अध्याय जो है संविधान का, उसमें आर्टिकल 324 की शुरुआत होती है और 324, 25, 26 वो चुनाव आयोग को एक विशेष अधिकार देते हैं। इसके तहत अगर बात करें, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हो कि क्या लोकसभा में जो आपको वोट मिले वो वोट फर्जी, अवैध, शिफ्टेड, डेड लोगों के थे? देखिए ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे अगर बात करें कि जो हमें वोट मिला बिहार के अंदर, वो अगर बिहार के अंदर जिन लोगों की हम बातें करें तो उस तहत पे जिन्होंने हमें वोट किया है ये वो लोग थे जो लोग जीवित थे और जिन्होंने हमें वोट किया है। मैंने जो आपको आंकड़े बताए उसमें जो भी बिहार की बात हो या देश की बात हो, आपको वही लोग चुन सकते हैं जो आप ये बात क्यों नहीं कह सकते कि चुनाव आयोग निष्पक्ष दिखना भी चाहिए? आपके लिए भी जरूरी हो सकता है
आपके वोट न काट रहा हो चुनाव आयोग, मुझे तो आपकी भी चिंता हो रही है। बरजेश जी बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन हो सकता है कि आप ही का कांड हो रहा हो और आपको पता ना हो। आप खुश हो कि लालू यादव का और किसी का वोट कट रहा हो सकता है आपके साथ कांड हो जाए। बरजेश जी निश्चित तौर पे अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लगभग आज हमारे विपक्ष यानी कि कांग्रेस की बात कर लेते तो लगभग 5 स्टेट में भारत के 5 स्टेट में उनकी सरकार है, और अगर वहां बात करें तो जब उनकी सरकार बन सकती है तेलंगाना में तो चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करता है। लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाती है, हरियाणा की बात की जाती है तो चुनाव आयोग को वो कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सर आपसे ईरान पर सवाल करो तो आप इजराइल पर बोलते हो सर, बड़े होशियार प्रवक्ता हैं। थैंक यू सर। मैं संजय वर्मा जी, बिहार के बहुत ही जाने माने प्रतिष्ठित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। बहुत शुक्रिया संजय जी। बीजेपी तो कह रही कि 77 लाख डेड शिफ्टेड अवैध और विदेशी में हो सकता है बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, चाइनीज हो, और क्या बर्मा के हों, कहीं के भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, विदेश मतलब विदेशी कहीं के भी हो सकते हैं। इतना ज्यादा विदेशी घुसाया आप लोग को पता नहीं चला सर? संजय जी आपने अपनी आवाज म्यूट की हुई, उसको अनम्यूट करें सर। जी अब आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। ये ज्ञान अभी क्यों आया है इनको? पिछले चुनाव में जो वोट मिला उससे तो मतलब इनको एमपी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तमाम लोगों को इन्होंने अपना मतलब जिता लिया। और अब जबकि ये चुनाव के बाद जब असेंबली का चुनाव होने वाला है 2-4 महीने के बाद, तो ऐन वक्त पर रोहिंग्या और म्यांमार और बांग्लादेशी इन तमाम चीजों का ख्याल आ गया, तो इन्होंने तो रोहिंग्या म्यांमार और जो है तो वगैरह वगैरह का वोट ले लिया तो फिर उनको जो है इसका छांटनी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात कि एसआईआर के ये पक्ष में खड़े हैं ऐसे जैसे लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा का ही कोई प्रकोष्ठ है और उस प्रकोष्ठ पर विपक्ष आक्रमण कर रहा है नाहक। जबकि हकीकत क्या है आप भी समझ रहे हैं एज ए पत्रकार, और हम भी समझ रहे हैं, देश भी समझ रहा है, दुनिया भी समझ रहा है। अगर नहीं कोई समझ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ रही है, दलील पे दलील और कुतर्क पर कुतर्क पेश कर रही है। ये राहुल जी कह रहे हैं कि दिवाली और दशहरा नहीं देखा जाता है, मतलब इनको जो है लोकतंत्र में जो है इनको मतलब कुछ करना है तो इनको दशहरा और दिवाली नहीं कह रहे हैं सफाई करनी है सर, सफाई घर की सफाई। तो सफाई करनी है तो सफाई करने का काम अचानक आपको अभी कैसे ज्ञान आ गया भाई? ये सफाई तो आप कभी भी कर अरे तो जब हमारा मन होगा तब सफाई करेंगे सर, अभी इनका मन है। ये कह रहे हैं घर हमारा है, मतलब एक तरह से स्वीकार लिया कि आयोग सफाई इन्हीं के कहने पे कर रहा है। हाँ तो ठीक है ना, ये चुनाव आयोग जो है वो जो गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, वो भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के वो आयुक्त हैं। अब उनके पक्ष में खड़ा होना भाजपा को बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन ये बताने को तैयार नहीं है कि चुनाव आयोग सर मुझे बिहार की जनता की नब्ज आप बताओ कि बिहार की आम जनता के बीच एसआईआर प्रक्रिया की क्या चर्चा है? एसआईआर की प्रक्रिया की चर्चा ये है कि एसआईआर पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि वो जो 14 दस्तावेज सबमिट करने के लिए चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए हैं उन पर आपत्ति है। आपत्ति उस पर है कि चुनाव आयोग जो आधार कार्ड है या पैन कार्ड है जी, जिससे कि तमाम कार्ड बनते हैं, तो फिर उन जो है कार्डों को क्यों नहीं मान्यता दे रही है? और ये जो है दुरू टाइप के जो है ये जो है सर्टिफिकेट खोज रहे हैं, जमीन का सर्टिफिकेट खोज रहे हैं। तो एक बात बताइए कि क्या चुनाव आयोग की अगर मंशा साफ है
वो आधार कार्ड पे करा ले, दिक्कत क्या है उसको? नहीं, आधार कार्ड और चुनाव आयोग राशन को कार्ड, सुप्रीम कोर्ट- वोटर आईडी कार्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है, इस पे रोक नहीं है सर। ये चुनाव आयोग रोक नहीं सकता इसको सर। अरे भैया, तो इसको कहाँ लागू किया? लागू कहाँ किया? इसको मान कहाँ रही है चुनाव? अच्छा, नहीं मान रहे हैं, ओके, ऑल राइट। संजय जी प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा। ऑर्डर को भी चुनौती जी। दे रही है। जी थैंक यू सर, मेरे साथ प्लीज कंटिन्यू करिए सर। मेरे बहुत पक्के दोस्त मनोज लाल मनु जी मौजूद हैं, बहुत दिनों के बाद मुझे टीवी पे दिखे हैं और बड़े ही शानदार प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये गिरधारी यादव ने कौन सा बम फेंक दिया सर? वो तो कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया गलत है। नहीं, बात यह है कि राज्य के कोई समय, देश का कोई संवैधानिक संस्था अगर कोई आदेश जारी करती है तो सभी लोगों का होता है कि उसके ऊपर उसकी बातों के अनुसार मानना। तो अगर कोई हमारे ही दल के क्यों नहीं हो, अगर उस पर कोई अलग से कोई बात हो तो उनसे कारण बताओ। नोटिस पूछा गया, वो पार्टी के अंदर अब उसका जवाब देंगे। लेकिन मतलब जो आदमी जनता के मन की बात और सच बोल दे तो मनोज जी उसको नोटिस दिलाइएगा। जी आप अपने किसी भी रिपोर्टर को किसी भी गांव में भेज दीजिएगा ना, तो कहीं से आपको कुछ नहीं मिलेगा। सारे लोग पूरे मुस्तैदी से अपना अपना काम करा रहे हैं और सभी लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है उनके लिए विभिन्न दलों के लोग, मेरे ही दल के लोग नहीं, विभिन्न दलों के लोग लगे हुए हैं। पर गिरधारी यादव आपकी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 20 लाख वोटर्स उनके हैं जिनके बीच से वो चुनकर आए हैं और सत्तारूढ़ दल के सांसद हैं भाई, वो आरोप लगा रहे हैं तो फिर मैं क्यों न मानूं? नहीं, आरोप उन्होंने नहीं लगाया। उनका कहना ये है कि जो बात उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बिहार के बारे में क्या भूगोल की जानकारी है, तो आप चुनाव आयोग दिल्ली से कोई टीम थोड़े आके यहाँ काम कर रही है, लोकल लोग ही काम कर रहे हैं। जो भी है, चाहे हमारे टीचर हो या हमारे तो आप कह रहे हैं कि गिरधारी जी ने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही मनोज जी, तो आपकी पार्टी ने उनको नोटिस क्यों दिया? नोटिस दिया इसी सवाल पर कि आप इस विषय पर जो आप बोले हैं, आपके पास कोई होगा ना कारण का आप जवाब दीजिए। अब वो जवाब देंगे तो पार्टी तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी बात रख रहा है तो उसका गला पकड़ोगे, उसका मुंह बंद करोगे नोटिस देके? ये गला पकड़ने की कौन सी बात हो गई? अगर आप कुछ गलत बोल रहे हैं तो पार्टी को तो है अधिकार कि आपसे पूछ सकती है। इसमें तो कोई भाई ऐसा क्या है कि एसआईआर की प्रक्रिया में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है? यू आर मोर देन हैप्पी। बाकी को प्रॉब्लम है और आपके एक सांसद को भी प्रॉब्लम है। को भी प्रॉब्लम नहीं है। बिहार की जनता भी लग भीड़ के अपना काम करा रही है, लड़ भिड़ के। नेताओं को प्रॉब्लम है और किसी के विपक्ष के नेताओं का प्रॉब्लम है। ब्रजेश जी, हम आपसे आग्रह करेंगे कि कोई ऐसी आप दिखाइए कि जो सुप्रीम कोर्ट में जिस पर सुनवाई चल रही हो और उस पर कोई बहस सदन के अंदर हुआ हो, चाहे लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर। अच्छा, आपने तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट सुना है? विषय पर बातचीत हुई, पूरे तरह से सभी दल के नेताओं ने अपनी बातें रखी है और उसके बाद सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं कटेगा। उसके बाद फिर बिहार में इस पर रार क्या हो रही है? अरे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाएंगे ना। मनोज जी, एक मेरा सवाल है आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने तेजस्वी यादव का जी मनोज जी एक सवाल है। मनोज जी एक सवाल। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में सुधार नहीं हुआ अब बहिष्कार होगा चुनाव का। देखिए, जिंदगी में ये लोग चुनाव का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है इन लोगों के पास। अब चूंकि एसआईआर पर तो बिहार में हो गया बस, वहां से विधानसभा में हो गया,
अब इनके पास मीडिया में आने के लिए कौन सा चीज बचा हुआ था? तो पहले कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, फिर दोबारा मीडिया में आए तो बोले कि ये विकल्प मेरे पास है, हम सभी लोग बात करेंगे। कभी भी ये चुनाव का आप तो चाहोगे, बल्कि आप तो इसके लिए उपवास रखने को तैयार हो कि ये चुनाव का बहिष्कार कर दें। आप तो इसके लिए उपवास रखोगे, खुश हो गए, मंदिर में लड्डू चढ़ाने जाओगे कि ये बहिष्कार कर दें, आपका रास्ता क्लियर हो मंदिर जाए। में लड्डू चढ़ाने, जिसको लोकतांत्रिक थैंक यू सर, थैंक यू सर। रहेगा ब्रजेश जी, वो व्यक्ति कभी भी चुनाव का बहिष्कार की बात नहीं कर सकता है। जी। अभी चुनाव मनोज आयोग जी, ने शुक्रिया। कौन सी लिस्ट जारी कर दिया? क्या उसमें जी धन्यवाद। मैं इस पर चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी के प्रधान महासचिव धर्मेंद्र सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। धर्मेंद्र जी, जब आयोग कह रहा है कि वो कोई गलती नहीं कर रहा है, कोई चूक नहीं हो रही है, हम केवल अवैध, विदेशी या शिफ्ट हो चुके या प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में सेटल्ड हो चुके ही लोगों के वोट काट रहे हैं और ऐसे 77 लाख वोट हैं, तो फिर ये बात का कहने का तात्पर्य क्या है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे? जी ब्रजेश जी, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी दल को ये मानना चाहिए कि एक भी वोटर अपने मताधिकार से वंचित ना हो। जी, इसी को लेके हमारा दल पूरी मुस्तैदी से, और जो हमारे प्रमुख विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है या जो भी विपक्षी दल हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि म्यांमार के, नेपाल के, यहाँ के हमको सूत्रों से मिले उनके लोग कह रहे हैं कि 850 पन्ने का हलफनामा अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग दाखिल करता है। उस 850 पन्ने में एक भी शब्द किसी भी देश के एक भी विदेशी मतदाता के पाए जाने का कोई हवाला चुनाव आयोग के पास ना है, ना वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रहा तो है। ये मीडिया में कैसे चलती हैं खबरें? उन्हीं सूत्रों की बात होती है जिस सूत्र पे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, जिसको लेके तमाम आरोप प्रत्यारोप कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, गलत भाषा बोल रहे हैं। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जनता दल के मनोज जी कह रहे हैं गिरधारी लाल जी के बारे में। गिरधारी लाल जी एक चुने हुए सांसद हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए उस पीड़ा को व्यक्त किया कि मेरे जैसा सांसद 10 दिन लगा सारे तथ्य इकट्ठा करने में और तब जाके वो अपने को प्रूफ कर पाए कि हाँ वो मतदाता के लिए एलिजिबल सांसद जी। माय गॉड, 10 दिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मेरे जैसे आदमी को 10 दिन लगे। तो जब एक सांसद को, सिटिंग सांसद, रूलिंग पार्टी का सांसद कह रहा है उसे 10 दिन लगा, तो एक कॉमन वोटर के साथ क्या हो रहा है? जिस पावती के लिए, जिस एक्नॉलेजमेंट की बात हो रही, चुनाव आयोग कह रहा है बड़े बड़े होर्डिंग, मतलब जो है सारे जिला मुख्यालय पे, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील प्रखंड मुख्यालय पे लगाई गई है, उस पावती के लिए कहीं कुछ नहीं किया गया। अभी अजीत अंजुम जी ने तमाम खबर दिखाई, तमाम कुछ और यूट्यूबर्स ने दिखाई, तो वहाँ के कुछ जगह पे क्या किया गया कि बीएलओ के माध्यम से और उसे एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया कि ये पावती वितरण कार्यक्रम हो रहा है, और बाद में जब वहाँ देखा जाता है तो जो पावती दी गई थी, फोटो खींचा गया था, बाद में जाने के बाद में वो सारी एक्नॉलेजमेंट उनसे वापस ले ली जाती है। तो जब इस तरह से आपको चुनाव आयोग पर एतबार क्यों नहीं है जब वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम पर भरोसा रखिए, निष्पक्षता के साथ करेंगे और आपको 1 महीने का समय देंगे, आप वो मतदाता सूची पढ़ लीजिए, कोई एतराज है तो एतराज दाखिल करिए, हम एतराज का निराकरण करेंगे। तब उनकी बात पर आप एतबार क्यों नहीं करते हैं? आपको डाउट क्यों है उनके ऊपर? नहीं, डाउट इसलिए है कि उनका काम ही, उनकी शुरुआत ही डाउट से हो रही है। इतने कम समय में, समय नहीं है, आप हड़बड़ी में हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने से आए और सीधे पीसी करके मीडिया के सामने वो अपनी बात रखे, आपके सवाल आए, मीडिया, जनता की बात को मीडिया पूछ लेगा चुनाव आयोग से।
वो पीसी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या इसके पहले मतलब जो है चाहे चुनाव के समय या किसी तो भी आप डाउट के बहिष्कार लिए- के अपने स्टेटमेंट पर अड़िग हैं कि अगर प्रक्रिया नहीं तो बहिष्कार ये या विकल्प है आपके ये पास? हमारे इंडिया गठबंधन के लेवल पे बड़ी चीज है। मैं छोटा कार्यकर्ता हूं दल का, ओके। लेकिन हाँ ये है कि जनता के हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पे हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी जनता के हित में। और बहिष्कार भी विकल्प है। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम सोचेंगे इस पे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उन्हें इनवाइट करता हूं इस परिचर्चा में। पांडे जी आपका स्वागत। राहुल गांधी मैं आजकल देख रहा हूं कि धमकी भरी भाषा पर आ गए हैं और वो लगातार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, चुनाव आयोग को धमकी देते हैं और आज भी उन्होंने धमकी दी कि बख्शा नहीं जाएगा और उनके पास सबूत हैं। जब सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करने में क्या कठिनाई है? और एक संवैधानिक संस्थान के प्रमुख के लिए इस तरह से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल, क्या बात यहाँ तक आ गई है? ब्रजेश जी, अगर संवैधानिक संस्था के मुख्य कुर्सी पर बैठा व्यक्ति चोरी पर उतारू हो तो वो संवैधानिक संस्था का गार्जियन नहीं रह जाता, फिर वो लोकतंत्र का हत्यारा हो जाता है और उसके लिए आवाज़ उठाना सबके लिए जो है वो ज़रूरी हो जाता है। जो नहीं उठा रहे हैं उनको भी आके आवाज़ उठानी चाहिए। पहले चंद्रबाबू नायडू ने उठाया था इस पर सवाल, जो इनके घटक दल हैं। अब जेडीयू के सांसद ने उठाया, आपने चर्चा की। उन्होंने 4 महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने समय, तब जब खेती किसानी का समय है अब क्यों करा रहे हो? पहले जब किसान खाली बैठा था बिहार का तब क्यों नहीं करा लिया? ये एक सवाल उन्होंने समय पर उठाया। समय सीमा पर उठाया कि इतने कम समय, जैसा और भी लोगों ने चर्चा किया कि 10 दिन में कैसे होगा, हमें लग गए 10 दिन। और एक और बात उन्होंने प्रवासी पर उठाया। उन्होंने कहा मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसका नाम वोटर लिस्ट में आ पाएगा कि नहीं, मुझे संशय है। और चौथी बात उन्होंने घुसपैठ पर उठाई। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं बांग्लादेश की महिला से शादी कर लेता हूं तो यहां आएगी और उसके पास अगर ये 11 कागज ना हो तो क्या वो विदेशी या घुसपैठिया मानी जाएगी? ये 4 सवाल खुद इनके सांसद ने उठाए, उनको इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अजीत अंजुम ने इस पर रिपोर्टिंग की, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया गया। ये है तानाशाही, ये है चोरी और डकैती। अगली बात करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया चुनाव आयोग को कि आप राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड को भी शामिल करिए। चुनाव आयोग ने यह बात क्यों नहीं मानी? मन में चोर नहीं होता तो वो जरूर मानते। सुप्रीम कोर्ट का सलाह है, सुप्रीम कोर्ट की सलाहियत ये बाबू नहीं मानेगा चुनाव आयोग में बैठा हुआ। इसका मतलब कि उसका जो सिर है वो मोदी जी के चरणों में पड़ा हुआ है। इसलिए राहुल गांधी को ऐसा कहना जरूरी हो जाता है लोकतंत्र को बचाने की। पर धमकी की भाषा बोलना, ये धमकी नहीं है, बख्शेंगे नहीं, ये चेतावनी है। लोकतंत्र में, लोकतंत्र याद में कोई रखेंगे भी लोग। वो आप भूल गए मोदी है, ये मोदी है, वो धमकी थी। सबसे बड़े पंचायत में जब देश का मुखिया ये भाषा बोलता है तो वो भाषा जो है अगर कर्नाटक में आपके नेता के पास सबूत जाने जाते हैं। पांडे जी सवाल सुनने का भी धैर्य विकसित करें। थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं और भी आपके नेता के पास सबूत है, आ जाएगा, बिल्कुल सबूत है, समय पर आ जाएगा। आप या मीडिया के कहने से वो सबूत नहीं आएंगे। जब समय आएगा, राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो जानते हैं कि समय कब कौन छोटा कह रहा है, मैं तो कह रहा हूं आ जाएगा। उन्होंने कुछ कहा है ना कि समय पर वो सामने आएगा, तो समय पर सामने आएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग गए, 28 जुलाई को फिर सुनवाई है। अब आगे आइए, मैं अभी कुछ डेटा की बात सुन रहा था, बड़े बड़े डाटा। देखिए ब्रजेश जी, चुनाव आयोग पूरे साल भर पुनरीक्षण करता रहता है, ये उसकी जिम्मेदारी। अंतिम पुनरीक्षण अभी 25 जनवरी 2025 को पूरा हुआ था। तब ये जो 18,66,869 मृतक संख्या दिखाई गई है, तब ये 25 जनवरी तक नहीं निकाले गए थे कि 4 महीने के अंदर इतने लोग मर गए बिहार में। पैंडेमिक आया था या आपने कुछ जहर खिला के लोगों को मार दिया? क्या हत्यारी सरकार है बिहार की, नीतीश कुमार की? दूसरा, 26 लाख मतदाता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए। 4 महीने में 26 लाख लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। क्या आपने स्थानांतरित करने का कोई स्कीम चलाया था क्या? कहा जा रहा है 6.62%, लगभग 52 लाख लोग अपने पते पर नहीं पाए गए। ये केवल 4 महीने में हो गया मान्यवर।
4 महीने में ये 52 लाख लोग जो है कहीं और चले गए। और तो आपके पास विकल्प क्या है? अगर और कहीं अगर आप इस प्रक्रिया को नहीं मानते हैं तो क्या आप उनका मत काट दोगे? अगर जेडीयू के सांसद का बेटा अमेरिका में है तो आप उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दोगे? ये और 24 में अभी चुनाव हुआ, उसमें उनका नाम रहेगा। अच्छा, जेडीयू सांसद का बेटा अमेरिका में है, ये खुद जेडीयू सांसद ने बोला है, उन्होंने बोला है। अब आगे आइए, बिहार के नेताओं के बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। मुद्दा दूसरा देखिए ब्रजेश जी, हमारी चिंता बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारी चिंता क्यों है ब्रजेश जी? सुनिए, 2020 में जो विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था उसमें 80 सीटें ऐसी थी जिसपे हार जीत का अंतर 10 से 20 हजार था। 41 सीट थी जिसमें हार जीत का अंतर 5 से 10 हजार था। 32 सीट में 1000 से 5000 और 11 सीट ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर महज 500 से 1000 था। 153 सीटें ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 20,000 से कम था। अगर यही जो ये कर रहे हैं, वो जितने वोट ये काट रहे हैं, अगर इसी को काटने दिया जाएगा तो हर विधानसभा में 10,000 के वोटों का अंतर आएगा और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की चोरी, लोकतंत्र की हत्या करने में सफल हो जाएगी, जो हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। ऑल राइट बहनों भाइयों, डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। राहुल आनंद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ बिहार की राजधानी पटना से जुड़े हुए हैं। जिन तथ्यों के तहत विपक्ष ने आरोप लगाया चुनाव आयोग पे, आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया। चुनाव आयोग प्रेस नोट तो जारी करता है, ट्विटर पे अपने स्टेटमेंट देता है, पर हाँ ये सही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। आप क्यों चुनाव आयोग को डिफेंड करते हो? इसलिए आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं। आपको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है जिस प्रॉब्लम का जिक्र अपोजिशन के लोग कर रहे हैं या जर्नलिस्ट करते हैं? आपको वो प्रॉब्लम क्यों नहीं दिखती? ब्रजेश जी, निश्चित तौर पे मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपको एक बात बताऊं कि आप जो अननेसेसरी का जो डिफेंड करके अपने वक्त को जाया करते हैं, इससे अच्छा है कि आप ग्राउंड पे रहिए। देखिए, मैं आपको क्यों इस चीज को बता रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आर्टिकल 326 में जो इस चीज को अधिकार मिलते हैं, खास करके उसमें कहा जाता है कि इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू बी लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट टू बी ऑन द बेसिक्स ऑफ द एडल्ट सफरेज। यानी कि इसके अंदर जिस तरह के अधिकार दिए गए हैं और बताया जाता है कि 18 वर्ष से अधिक के उम्र के लोग जो पढ़े हो या ना पढ़े हो उनको वोट देने का हकदार है, और जो भारत के लोग होंगे उनको ही देना है। देखिए, संविधान की प्रति को लेकर पॉकेट में घूमने से अच्छा है कि उसको एक बार पढ़ लिया जाए। देखिए, ये हमारा विपक्ष इस चीज को कैसे सोच लिया कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं है, लेकिन कोई चैलेंज अगर आता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, 1952 में जब 1956 में हो सकता था, 57 में हो सकता था, 61 में हो सकता था, 65 में हो सकता था, 83, 84 साल लगातार 89 तक की बात कीजिए, 92, 93, 95 भी हो सकता था। ये भी आप बता दो कि 77 लाख वोट कब काटे गए इसके पहले SIR के नाम पे? मैं बता रहा हूं 77 लाख। मैं वहीं आ रहा हूं, मैं आपकी बात पे ही आ रहा हूं। देखिए, 2003 की अगर बात करें तो उस समय लगभग राज्य में, बिहार सरकार में श्रीमती राबड़ी देवी जी थी, मुख्यमंत्री थी, उस समय किया गया था। लेकिन उस समय जो वोटर लिस्ट में जो नाम थे वो लगभग 4.87 करोड़ के आसपास थे, लगभग ऐसा ही कुछ आंकड़ा है जो वहां पे थे। अगर अभी जो चुनाव आयोग कह रहा है वो इसी बात को कह रहा है कि जो आंकड़े जो अभी दे रहे हैं, मुझे लगभग 3 करोड़ लोगों का ही सत्यापन करना है, बाकी लोगों का सत्यापन मुझे नहीं करना है, और 98% हो चुका है। मैं क्यों इसको विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क यही है हमारा ब्रजेश जी, कि जब भी कोई राजनीतिक पार्टी होती है, वो जब संविधान का शपथ लेकर जब कुर्सी पर बैठती है तो वो सबके कार्य करने के लिए होती है। लेकिन अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं आपके लिए कि जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था उस वक्त राहुल जी मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, प्रॉपर प्रक्रिया अपनाई जाती, फिर एक फाइनल लिस्ट आती है। तो लोकसभा के चुनाव के दौरान हुआ, प्रत्येक वर्ष दिसंबर के लास्ट वीक से 25 जनवरी तक फिर एक प्रक्रिया होती है जो सालाना चलती है। आप किसी साल तक इतने लोगों को नहीं पकड़ पाए जिन्हें आप विदेशी, अवैध या शिफ्टेड वोटर बताते हैं या मृत वोटर बताते हैं। तो अचानक से इतने लोग कैसे जनवरी 2025 से जुलाई के बीच मर गए, शिफ्ट हो गए, अवैध हुए, या चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान से बिहार में आ गए? यही है ना? मैं आपको बताता हूँ, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपकी बात जी प्लीज। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा तेलंगाना में। तेलंगाना की CEO यानी कि चुनाव आयोग के जो CEO हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया था, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, गूगल पे देखा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में लगभग 60,000 फर्जी वोटर पाए गए हैं जिनके नाम काटने हैं, और लगभग 40,000 के आसपास लोगों का नाम कटा था। तेलंगाना में किसकी सरकार है?
कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां कोई आपत्ति नहीं है। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर 2003 की ही बात करते हैं, अगर 2003 में अगर 65 वर्ष की आयु के लोग रहे हैं, जो लोग रहे हैं, तो 2025 में उनकी जीवित रहने की संभावना कम है। तो अगर कुछ हम जब आधार कार्ड की बात करते हैं, जब हमारे घर के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, की मृत्यु हो जाती है, ये कोई गेम है कि कोई मरेगा या जिएगा, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज में हमारे काबिल दोस्त ने उसको प्रस्तुत की। ये अवतारी पुरुष की पार्टी के जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी 2023 में थी। ये उनकी चलो अच्छा काम करते हैं, ये जानते हैं नहीं सर बीच में ना बोले, सर बीच में ना बोले, वन बाय वन करेंगे। पांडे जी आप प्लीज सहयोग करें, आप पांडे जी सहयोग करें। राहुल जी कंक्लूड करो सर, 10 सेकंड और हैं आपके। जी मैं तुरंत कर रहा हूं। देखिए मैंने चर्चा के शुरुआत में इस बात को कहा था कि एक अध्ययन आया है जो कल के लेख छपा था, 22 जुलाई का लेख छपा है, देखा जा सकता है, दैनिक जागरण के पृष्ठ में छपा है, संवाददाता में, जिसमें लिखा है सर इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ छपा, वो भी पढ़ा करो। इसको पढ़ लेने की जरूरत है, जागरण वाला तो पढ़ लिया भाई। उसमें कयासें लगाई गई है। और आज मैं आज की बातें बता दूं, आज कहा गया है कि चुनाव आयोग वर्मा जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप प्लीज कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। संजय वर्मा जाने माने पत्रकार पटना से जुड़े। वर्मा जी, राहुल आनंद बीजेपी के प्रवक्ता, इन्होंने कहा जो आदमी 25 साल की उम्र का 2003 में रहा होगा उसकी गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो 65 कहा, ओके 65 का हो, उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वो जिंदा रहे हो सकता है मर गया हो। तो इस पॉसिबिलिटी के आधार पर भी नाम कर सकते हैं संजय जी। 65 ओके जी। संजय जी बोलिए, उनकी जीने की कितनी संभावना है? ये संभावना पर गेम, मतलब ये मैं पहली बार थ्योरी सुन रहा हूं। संजय जी गो अहेड। इसके पीछे का भी तर्क मैं बताऊंगा जब मेरा टर्न आएगा। सर आपके पास तर्कों की भरमार है, मैं तो बड़ा आपको सराहता हूं कि आप जिस तरह के तर्क लाए हो सर, अद्भुत है। मैं सर विस्मृत हूं इस बात से। अब आप संजय वर्मा जी को बोलने दे सर, समय कम है, बीच में कोई न टोके। संजय जी आप म्यूट कर रखा है आपने, आप ऑन करिए अपना, अनम्यूट होइए और बोलिए। संजय वर्मा जी अनम्यूट करिए सर अपने को और बोलिए। कर दिया सर, आप बोलिए। भाई कह रहे हैं कि जो 65 साल का रहा होगा 2003 में, उसके मरने की संभावना हो गई, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ डेड पीपल, इन्होंने एक नई थ्योरी बनाई है। ये बेजोड़ तर्क दे जी आप बोले सर। इनके परिवार में जो लोग रहे उस समय, क्या वो उनकी मृत्यु हो गई? ये खुद घर के बारे में बताएं, फिर समाज के बारे में बताएं, फिर पूरे बिहार के बारे में बताएं। ये पॉसिबिलिटी के आधार पे लोग मर जाते हैं। मतलब ये कि 65 साल के थे तो 66 साल में सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग इकट्ठे मर गए। क्या कोरोना हुआ, क्या कोई जो है प्लेग हुआ, क्या कोई बीमारी आई और इतने सारे लोग मर गए? हास्यास्पद तर्क देने के मामले में भाजपा से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। सर पॉसिबिलिटीज ऑफ डेथ की थ्योरी पे आप बिलीव करते हो? देने का क्या अर्थ है? पॉसिबिलिटीज ऑफ डेथ की थ्योरी पर आप विश्वास करते हो संजय जी? मृत्यु की संभावना की जो थ्योरी है उस पर विश्वास है आपको? देखिए सीधी सी बात है, मैं बताऊं आपको ब्रजेश जी, ये लोग ऐसा जो है चिपकू की तरह एसआईआर के समर्थन में खड़े हो गए हैं, जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इनकी पार्टी का ही कोई ब्रांच है। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इनको लग रहा है कि सब कुछ मीठा मीठा चल रहा है। सावन की हरियाली। तो सर क्या बिहार में लोग अमृत पी के आए हैं कि उनकी डेथ नहीं होगी, उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटेगा? सावन की हरियाली दिख रही है, कोई अमृत थोड़ी पिए हैं बिहार के लोग। सावन की हरियाली दिख रही है। जमीन पर जो लोग हैं, थैंक यू सर, जो इसके लिए परेशान है, ये नोटबंदी के टाइम में भी इनको हरियाली नजर आई थी और लोग कैसे मरे थे लाइन में लग करके जी। उसके बाद जो है कोरोना के टाइम में भी लोग थैंक यू वर्मा जी, थाली और ताली पिटवा करके। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद, को परेशान किया। थैंक यू सर। को सावन की हरियाली के आगे थैंक यू सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। मैं मनोज लाल मनु जी को आमंत्रित करता हूं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता है। मनोज जी, क्या आप भी मृत्यु की संभावना वाली थ्योरी जो बीजेपी प्रवक्ता ने प्रस्तुत की,
आप उसे इंडोर्स करते हो, आप उससे सहमत हो कि मृत्यु की संभावना के आधार पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं? मनोज जी। देखिए ब्रजेश जी, मैं कोई थ्योरी नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं और हमें लगता है कि इस बात को सभी लोग एक्सप्लोर करेंगे। आप किसी भी लोकसभा का, विधानसभा का, आप जो पिछले बार चुनाव हुआ है वहां का देख लीजिएगा, आप वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है 50 के आसपास रहा है, तो बाकी 50% लोग आखिर गए कहाँ से? बाकी 50 नहीं तो 30% ही हुआ है, कहीं कहीं 42% है, कहीं 60% है, तो बाकी जो लोग बचे तो आखिर कहाँ गए थे? अगर SIR के माध्यम से अगर इस चीज को देखा गया, खोजा गया, और वो अभी सूची नहीं सामने आई है, अगर ब्रजेश जी वो सूची आ जाती और उसमें अगर मृत्यु वाले लिस्ट में किसी जिंदा आदमी का भी छोड़ दिया गया, नाम काट दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो, तो उसको हम कह सकते हैं। अभी तो बिना सूची आए, बिना लिस्ट आए, वो कौन है जो सूत्रों के हवाले से ये क्लेम कर रहा है कि 76 लाख नाम अवैध, विदेशी, शिफ्टेड या उनकी मृत्यु हो चुकी है? कौन बता रहा है जब अभी सूची नहीं फाइनल हुई? तो जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई इसके पहले ही कौन खबर प्लांट कर रहा है? अब इसके तो कोई मीडिया वाले ही कर रहे हैं। तो आयोग खंडन क्यों नहीं कर रहा हो? तो आयोग के हवाले से अखबारों में हेडलाइन छप रही है रोज, आप भी पढ़ रहे होगे। ये जब प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो किसने घोषित कर दिया कि इतने लोग मृत्यु हैं, इतने लोग शिफ्टेड हैं, जबकि फार्म आना बाकी है अभी? तब क्यों हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं बोल सकते हैं। हमने एक किया था कि कोई ऐसा मामला होता है जी, थैंक यू सर, उसकी सुनवाई चल रही हो। मनोज जी धन्यवाद। एक सवाल और था सर आपसे, मनोज जी एक सवाल और है। मनोज जी, मनोज जी एक सवाल है सर, प्रयास किया, एक सवाल है सर। चुनाव हो गया, मान लीजिए आपकी सीटें कम आएंगी, जो कि बीजेपी से कम आप पहले भी रहे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा सर? देखिए मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये कोई रंगबाजी है कि कोई गुंडाई है कि वही बनेंगे? ये कौन सी बात हुई सर? जिसकी ज्यादा वो बनेगा तो मुख्यमंत्री वही बनेंगे। हमारे यहाँ से तो क्लियर है, अब उनके यहाँ से कौन बनेंगे, कौन ड्राइविंग सीट पर बैठे? सर सम्राट चौधरी में क्या कमी है सर? फैसला तो वही करेगा। आप सर देखो सर, नीतीश जी के स्वास्थ्य के भी इश्यूज आते हैं, सम्राट चौधरी एक उभरते हुए नेता हैं, आपको वो लोग 1-2 बार सीएम बनाए, अब उनके लोगों पर भी कंसीडर करो ना। हर बार आप अभी इस पर फिर 2025 के बाद जब चुनाव होगी तो उस पर बात होगी। अभी तो 2025 के लिए चुनाव के लिए तो नीतीश जी जो मृत्यु की संभावना की थ्योरी बीजेपी प्रवक्ता ने प्रस्तुत की है जी, क्या आपकी पार्टी उससे सहमत है? राष्ट्रीय जनता दल नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी की पार्टी कुछ भी कह सकती है। ये इस SIR तर्क है भाई, आप तर्क का जवाब तर्क से दीजिए। तर्क का जवाब मैं दे रहा हूं मिश्रा जी। ये SIR जो है वो एकदम से थोपने का कारण जानते हैं? जब माननीय राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को लेके पूरी तरह से चुनाव आयोग पे दबाव बनाना शुरू किया कि ये वोट की चोरी करते हैं, और चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में किया भी। 5 साल में वहाँ 50 लाख वोटर बढ़े, और 5 महीने में अकस्मात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में 5 महीने में 50 लाख वोटर बढ़ गए। उस पे जब राहुल जी महाराष्ट्र में बढ़ते हैं और बिहार में घटते हैं, ठीक है, तो वहाँ जब बढ़ गए इकट्ठे, तो चुनाव आयोग को लगा कि ये मेरी बड़ी चोरी पकड़ी गई। लगातार उस पर सुप्रीम कोर्ट से लेके और संसद से लेके हर जगह राहुल जी सवाल उठाते रहे। चुनाव आयोग से सफाई देते नहीं बना, कुछ करते नहीं बना। अब वो जिस संवैधानिक संस्था की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संवैधानिक संस्थाओं की क्या स्थिति है? अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने
ईडी को किस तरह से, ईडी भी एक संवैधानिक संस्था है, उसके बारे में पीछे भी कई बार कहा। अरे हमारे धनखड़ जी चले गए, मैं तो उन्हें बड़ा मिस करता हूँ, पद से हट गए बेचारे। कि तीन दिन पहले राज्यसभा में रहते थे, बड़ा मजा आता था सुनने में उनको। अब विषय SIR पे है सर, बाकी धनखड़ जी पे भी ना भाजपा कुछ कह पा रही है। धनखड़ जी भी इतने बड़े वकील रहे, जो है पार्लियामेंट में रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, गवर्नर रहे, विधानसभा में रहे, सभी पदों पे रहे। उनको भी देश की जनता को बताना चाहिए कि सच क्या है। बहुत शुक्रिया सर। हाँ पंडित जी, क्या ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे आप? पंडित जी बोलिए सर। मैं 120 सेकंड का समय रेज कर रहा था, मैं तो बता रहा था। देखिए, मृत्यु की संभावना की थ्योरी, मोदी जी ने कहा कि वो जन्म नहीं लिए हैं, नॉन बायोलॉजिकल हैं। तो अगर उनके प्रवक्ता मृत्यु की कोई थियरी ला रहे हैं तो इसमें हंसने की बात नहीं है। ऐसे ही लोग हैं भाजपा में। इनके एक द्वारा बनाए हुए एक ADG थे, वो कह रहे थे मई जून के महीने में मर्डर तो होते ही हैं बिहार में, क्योंकि किसान खाली रहता है। तो एक नई थियरी है ये। अब दूसरी बात देखिए, चोरी की बात कह रहे थे तेलंगाना में कैसे जीत गए। प्रभु, जब किसी मोहल्ले में चोर आता है तो 4-6 मकान देखता है कहाँ चोरी कर सकते हैं, रेकी करता है। तो जिसमें उसका सोपट बन जाता है, चौकीदार कमजोर होता है, वहां वो चोरी कर लेता है। तेलंगाना में हमारी जो पहरेदारी थी वो मजबूत थी, तो आप चोरी नहीं कर पाए। कर्नाटका में नहीं कर पाए, हिमाचल में नहीं कर पाए, लेकिन महाराष्ट्र में आप करने में सफल हो गए। तो हम चौकीदारी, पहरेदारी और मजबूत कर रहे हैं, जिससे आप जो महाराष्ट्र में चोरी किए हो, बिहार में डकैती डालने की कोशिश कर रहे हो, वो हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, ये मृत्यु वाली थियरी पर ब्रजेश जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस थियरी पर क्या नीतीश कुमार और गिरिराज किशोर के नाम क्या वोटर लिस्ट में रहेंगे, या इस थियरी पर वो उड़ जाएंगे? एक जवाब इनसे ये चाहूंगा। और दूसरा, देखिए, हरियाणा का जो चुनाव था ब्रजेश जी, केवल 21,000 वोटों का अंतर था, वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो गए। यहां तो 77 लाख वोटों को चुराने की कोशिश हो रही है। और ये वोट किसके हैं? ये उन मजदूरों के हैं जो प्रवासी बनकर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी करने को चुनाव आयोग शिफ्टेड मानता है। नहीं तो शिफ्टेड क्यों, ये वो तय करेंगे ना। कोई नोटिस उनको इशू हुआ है क्या? जो ये कह रहे हैं कि 2 जगह काम करने गए तो वहीं रहो, उनको नोटिस जारी करना काम करने गए तो वहीं रहो। इनके 54,000 BLA हैं। एक भी BLA ने लिखित कंप्लेंट चुनाव आयोग को दिया है क्या कि ये विदेशी यहां आके बस गए हैं? अगर दिया था तो जो हलफनामा कोर्ट में चुनाव आयोग ने दाखिल किया, उसमें घुसपैठ जैसा शब्द क्यों नहीं था? इससे इनकी चोरी, बेईमानी समझ में आती है। इसीलिए NDA के सारे प्रवक्ता चुनाव आयोग के प्रवक्ता, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, डिफेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सबने अपना अपना कीमती वक्त निकाला और आज की परिचर्चा में सम्मिलित हुए। बहनों भाइयों, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपको जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि आजकल RSS का मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों है। कल अखिलेश यादव मस्जिद क्या चले गए, सबने सिर आसमान पे उठा लिया, लेकिन उसके बाद आज RSS ने बाकायदा मुस्लिम मौलानाओं की एक वृहद बैठक की, जिसमें मोहन भागवत शामिल हुए। चक्कर क्या है, और आजकल RSS BJP को मुसलमान इतना पसंद क्यों हैं, ये चर्चा होगी। उसके बाद ये भी बताएंगे कि आजकल बिजली विभाग के मंत्री AK शर्मा AK-47 टाइप के स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, और ये भी बताएंगे कि एक शिव मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एयर स्ट्राइक और युद्ध के हालात क्यों उत्पन्न हो गए हैं। छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ बेहतरीन खबरें आपके लिए।